हेलो गाइस, दिस इज अंक कौशिक एंड यू आर वेलकम अवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम बात करने वाले हैं कि जो अटेम्प्ट्स होते हैं, कौन सा अटेम्प्ट जब आप यूपीएससी का तैयारी करते हो तो कुछ अटेम्प्ट्स ऐसे होते हैं, जनरली सेकंड अटेम्प्ट जो होता है उसको डिफिकल्ट समझा जाता है। किसी भी जात किसी भी के मतलब किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्टेज से मेरा मतलब है कि भले ही आप प्रीलिम्स दे रहे हो, मेंस दे रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो। सपोज कीजिए आपने पहली बार प्रीलिम्स दिया, आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो सेकंड टाइम जब आप प्रीलिम्स देंगे तो वो कंपैरेटिवली आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, या आपने पहली बार प्रीलिम्स दिया, निकल गया, मेंस दिया, मेंस नहीं निकला, दूसरी बार फिर आपने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स निकला, मेंस अब आप दोबारा देने जा रहे हैं, तो सेकंड अटेम्प्ट जो होगा आपका मेंस का होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपका मेंस नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट तो अब आपका सेकंड टाइम मेंस जो है वो डिफिकल्ट होगा। इसी तरीके से जब आप दूसरी बार इंटरव्यू देते हैं तो सेकंड राउंड का जो इंटरव्यू होता है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इस टॉपिक पे लग रहा होगा कि वीडियो बनाने की कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, कि यूजलेस टॉपिक है, कोई ऐसी कोई बहुत ज़रूरी नहीं था वीडियो बनाने के लिए। एक्चुअली मेरे हाथ में चोट लगी है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कि यूजलेस टॉपिक है, इसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ज़रूरत थी। क्यों थी? क्योंकि ये जो अटेम्प्ट जो आपका डिफिकल्ट हुआ है, इसका भी एक लॉजिक है, और वही सेम लॉजिक आपका एग्जाम निकालने में हेल्प करता है। बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है, बताएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर सेकेंड अटैम्प्ट डिफिकल्ट है तो इजी कौन सा है? फर्स्ट अटैम्प्ट जो है हमेशा बहुत इजी अटैम्प्ट होता है, ध्यान रखना इस बात का। फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो बहुत इजी अटैम्प्ट होता है। क्यों होता है ऐसा? उसके ऑब्वियस रीजन है कि फर्स्ट अटैम्प्ट इतना इजी क्यों होता है। वो इजी इसलिए होता है कि जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो अभी एक तो आपके पास प्रेशर नहीं है, एज भी है आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। आप सोचते हो अगर मान लो नहीं भी हो पाया तो आगे 5 अटेम्प्ट्स पड़े हुए हैं, 5 अटेम्प्ट्स आगे पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5। देखेंगे पहले तो लोगों को 4 ही मिलते थे 2013 से पहले, है ना? ये सोचता है इंसान, तो मेरे पास तो फिर 5 पड़े हुए हैं। एज है, जोश बहुत हाई होता है, एंथुजियास्टिक होते हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस, या कह सकते हैं कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं उसको, कि निकाल लेंगे यार जैसे तैसे करके, इस बार नहीं तो अगली बार निकाल लेंगे, कर ही लेंगे, है ना? ऐसा होता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है कि बच्चा सोचता नहीं है, और उस चक्कर में क्या है, इन सब चीज़ों के चलते वो एक काम बहुत अच्छा करता है जो उसके फेवर में जाता है। वो ये करता है कि वो अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको लिमिटेड रखता है, और यही चीज़ है जो आपको सेकेंड अटेम्प्ट में आपकी डिफिकल्टी बढ़ाने वाली है, कि सेकेंड अटेम्प्ट में आप रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं रखते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा, देखो मैंने पहले भी जब भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक चीज़ बाद में बोलता हूँ, 3 चीज़ है आपका 80% सिलेबस कवर कर देंगी। क्या? एनसीईआरटीज, पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स। बस ये 3 चीज़ जिसको पढ़नी आ गई उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। और बाकी 20% या 30% सिलेबस जो भी बचा है, वो भी ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए 10 किताबें पढ़नी है। अरे एक किताब मुश्किल से एथिक्स में पढ़ लो। कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं कि एक किताब की जगह 3 लेके रखते हैं, लेकिन उनको 3 को पूरी की पूरी नहीं पढ़ेंगे वो। मान लो एथिक्स में उन्होंने ABC 3 किताबें ले भी रखी हैं, ABC, तो इन तीनों को नहीं पढ़ते पूरा का पूरा। वो क्या करते हैं कि कोई टॉपिक देखा, कोई टॉपिक क्वेश्चन पीवाईक्यू उठाया मींस का, ऑब्वियसली एथिक्स प्रीलिम्स में तो है नहीं, मींस का पीवाईक्यू उठाया, बुक ए में देखा वो टॉपिक मिल गया, तो जो रिक्वायरमेंट थी उस आंसर की, क्वेश्चन की, वो उस क्वेश्चन का जवाब उसमें मिल गया, वो 10-12 पॉइंट्स वहां से उठा के लिख लिए, हो गया काम खत्म। ए में नहीं मिलता तो बी में देख लेते हैं, कुछ रह जाता है तो बी में भी नहीं मिला तो सी में देख लो, तीनों को कंबाइन करके लिख दो। ठीक है, ऐसा हो जाता है। लेकिन सब कुछ तीनों किताबों से पढ़ना बेवकूफ़ी है, पढ़ना ना पढ़ पाओगे ना याद रख पाओगे। ठीक है यार, मेरे ख्याल से तो एक ही किताब रखो, उस किताब में जो रह जाता है वो कहीं और से देख लो, या किसी कोचिंग के नोट्स भी आप देख सकते हो, बशर्ते नोट्स जो हो पीवाईक्यू बेस्ड हो। ध्यान रखना, हाथ जुड़वा लो, नोट्स किसी भी कोचिंग के लेना, कोई भी किताब लेना तो वो वही लेना जो पीवाईक्यू बेस्ड हो। अगर आपको उसको पता है कि ये टीचर पीवाईक्यू के बेसिस पे ही पढ़ाते हैं,
और आपको पता है कि ये नोट्स PYQ बेस्ड हैं तो ही लेना, अदरवाइज मत पढ़ना। आप यहाँ पे ज्ञान के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे IAS निकालने के लिए आए हो, ध्यान रखना इस बात का। और IAS निकालने की सबसे पहली कंडीशन यही है क्या, कि मिनिमम रिसोर्सेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। अरे IAS बनोगे तो क्या करना है आपको, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है कि रिसोर्सेज इतने से हैं और वेलफेयर पूरी जनता का करना है कि नहीं करना है, काम सबके करने हैं, टाइम भी उतना ही है, कम है ना। तो सबसे एग्जाम की रिक्वायरमेंट ही बता रही है कि आपको कम से कम रिसोर्स पढ़ने हैं, जॉब की रिक्वायरमेंट ही बता रही है आपको कम से कम रिसोर्स पढ़ने चाहिए। तो वो कम से कम रिसोर्स मैंने 3 आपको बता दिए हैं, इन 3 को फॉलो करो, अगर ढंग से कर लिया तो हो जाएगा। लेकिन गलती कहाँ होती है, फर्स्ट टाइम में तो चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम दिया नहीं हुआ, या प्रीलिम्स हो गया मेंस नहीं हुआ, है ना, तो वहां तक क्या होता, वहां तक तो ठीक है। अब सेकंड टाइम में आपके पास पूरा, मान लीजिए प्रीलिम्स नहीं हुआ आपका, तो आपके पास टाइम पड़ा हुआ है। अब आपको करना क्या चाहिए, आपको अपने वो जो 3 पॉइंट्स थे, 3 चीजें थी, NCERT, PYQ और करंट अफेयर, आपको इन्हीं को और अच्छे से तैयार करना था। इन्हीं में आपको वैल्यू एडिशन करनी थी, वैल्यू एडिशन है। लेकिन आप करते क्या हो, आप सोचते हो कि नहीं हुआ, इसका मतलब गलती किसकी है, स्टडी मटेरियल की। ब्लेम किस पे डाल दिया, स्टडी मटेरियल पे, कि ये मैंने पढ़ा था, इससे नहीं हुआ। ए पढ़ी थी मैंने, यानी ए किताब, थोड़ा बहुत इधर से हेल्प ले ली थी, बी और सी नहीं पढ़ी मैंने। तो अब अगली साल बच्चा क्या करता है, अगली साल एथिक्स में इंसान तीनों किताबें पढ़ेगा, अगले साल NCERT के साथ साथ हिस्ट्री के साथ 2 हेल्प बुक भी पढ़ेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, सब कुछ, सब में हेल्प बुक पढ़ेगा, क्योंकि टाइम है ही उसके पास, टाइम तो पड़ा हुआ है। मान लो प्रीलिम्स नहीं हुआ तो 1 साल है पूरा, क्या करे, पढ़ सब कुछ रखा है। तो करना ये था कि इन पे ही वैल्यू एडिशन करनी थी उसको, लेकिन ये काम बहुत बोरिंग है, ये काम बहुत बोरिंग है, इसलिए उसने नहीं किया। नई किताब पढ़ा, आसान लगा। एक बात ध्यान रखना, कोई भी नई बुक, ये वीडियो सिर्फ अटेम्प्ट्स तक नहीं रहेगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तक, ये वीडियो पूरी तैयारी का ही एक बताएगी आपको, पैटर्न बताएगी क्या रखना है आपको। कोई भी नई किताब पढ़ने से पहले 10 क्या, मैं तो कहता हूँ 100 बार सोचना। अगर आपने किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है तो आप नई किताब उठा के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, मान लीजिए हम ज्योग्राफी का एग्जाम्पल लेते हैं, आपने ज्योग्राफी में NCERT पढ़ रखी है, ठीक है, उस NCERT के बेसिस पे आपने PYQ उठाए, मान लेते हैं 10 में से आपके 8 क्वेश्चन बन गए, या आपको लग रहा है कि बन जाएंगे, चलो ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है, फैक्ट मेरा गलत हो गया, कंसेप्ट मेरा थोड़ा गलत हो गया, लेकिन मैंने पढ़ा है, इसके बारे में मैं कर लूंगा, पढ़ने के बाद 1-2 रिवीजन के बाद कर लूंगा। ऐसे 8 क्वेश्चन मिल गए, 2 नहीं मिले, 2 से मतलब है मेरा यहाँ पे 20% टॉपिक्स, 20%, 80% तो कवर हो गया। 8 का मतलब क्या, 80% तो हो गया या हो जाएगा, आप कर लोगे। 2 नहीं मिलेगा मतलब 20% क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी टॉपिक पे 10 क्वेश्चन तो होंगे नहीं, ज्योग्राफी में ज्यादा ही होते हैं। अब ये 20% टॉपिक्स आप पढ़ लो, जिन क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, ये जो PYQs में है, इन टॉपिक्स को आप पढ़ लो कहीं से। अब वो कोचिंग के नोट्स भी हो सकते हैं, कोई भी किताब हो सकती है जो UPSC के पैटर्न पे बनी हुई हो। पूरी किताब पढ़ना तो बेवकूफ़ी है भाई। जब आपको पता है आप 80% के करीब अगर कर पा रहे हो, अगर 80% से कम कर पा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है रिवीजन की कमी है। चलो 70 मान लो, लेकिन रिवीजन की कमी है, ज्योग्राफी में तो खास तौर से, हिस्ट्री में खास तौर से, ठीक है। तो 20% की नई किताब पूरी की पूरी इतनी मोटी पढ़ना, वो भी उन टीचर्स की जो कि PhD जिन्होंने की हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, उतने ज्ञान की आपको ज़रूरत नहीं है। उतने ज्ञान की ज़रूरत अगर आपको होती, आपको उतना ज्ञान अगर करना है, उतनी नॉलेज अगर चाहिए, तो आप PhD करो, रिसर्च पे जाओ। UPSC में ज्ञान की जरूरत नहीं है, UPSC में ये कम से कम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का उत्तर देना है, ये टेक्निक आपको होनी चाहिए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। जो आपकी रिक्वायरमेंट ये है। इसी तरीके से हिस्ट्री में है, देखो जो बीच में गैप है, अब जैसे इकोनॉमी का एग्जांपल देता हूँ, इकोनॉमी में NCERT 9th 10th 11th की कुछ है एक, और 12th का कुछ है, ठीक है, सिलेक्टिव पोर्शन है। उसके बाद PYQs थोड़े बहुत,
पीवाईक्यू में ज़्यादातर करंट बेस्ड जो पीवाईक्यू उनको छोड़ देना, बस उनका आइडिया लेना करंट कैसा पूछता है, और मेनली करंट अफेयर्स। ये दो चीज़ें मेनली आप पे सब कुछ कवर कर देती हैं। लेकिन बीच बीच में जो गैप्स आते हैं उनको फिल करने के लिए आपको कंटेंट की कहीं की जरूरत पड़ती है। अरे तो उठा लो किसी किताब को, किसी कोई कोचिंग के नोट्स वगैरह उठा लो, या कोई किताब से देख लो वो टॉपिक्स। पूरी पढ़ना चाहते हो, आपका मन है तो कोई उठा लो, कोई आपको लगता है कि पढ़ लो। लेकिन लोग क्या करते हैं, अब पहली बार प्रीलिम्स नहीं निकला, क्यों नहीं निकला? क्योंकि मैंने इकोनॉमी में 3 किताबें नहीं पढ़ी थी। अब वो संजीव वर्मा भी उठा लाएंगे, रमेश चंद्रा भी उठा लेंगे, और किसी कोचिंग के नोट्स भी उठा लाएंगे, रमेश सिंह भी उठा लेंगे, ठीक है। अब वो उसी को पढ़ते रह जाएंगे, याद ही नहीं कर पाएंगे, कुछ कन्फ्यूजन हो गई। तो क्या करते हैं सेकंड अटेम्प्ट में बच्चे अपना स्टडी मटेरियल बढ़ा लेते हैं, और जहां पे फोकस जो होता था वो परफेक्शन लाने पे होना चाहिए था, वो अब किस चीज पे चला जाता है? वो अब चला जाता है सिलेबस कवर करने में। ये बात देखो, आपको याद सुनना बच्चों के मुंह से, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेबस कवर हो गया था, सेकंड अटेम्प्ट में सिलेबस कवर नहीं हो पाता। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे, सुनते हैं कि पहले अटेम्प्ट में जब जाते हैं हाँ सब हो गया, सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो खुद ही आके कहते हैं एग्जाम से पहले हमारा सिलेबस अभी तक कवर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि किताबें इतनी ज्यादा पढ़ रहे हो, सिलेबस कवर कैसे होगा? आपको इसी में वैल्यू एडिशन करना था, इन 3 चीजों में। जो बीच का बाकी थोड़ा बहुत बचा वो तो कहीं से, किसी भी किताब से कहीं से उठा लो अपने हिसाब से। कैसे उठाना यही सीखना है, इसके लिए पीवाईक्यूज है। लेकिन आपने क्या किया, आपने नंबर ऑफ किताबें बढ़ा दी। अब आप हर सब्जेक्ट में अगर आप एक एक किताब पढ़ोगे तो जीएस में छोटे बड़े मिलाकर के 13 सब्जेक्ट होते हैं, 13 किताबें, कोई सेंस बनता है? वो भी ऐसी वैसी किताबें नहीं, मोटी मोटी किताबें होती, 500-500 पेजों की। क्या फायदा? उसके बाद भी आपको पढ़ना यही है। चलिए ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट हो गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं, या उनके पास गाइडेंस अच्छी होती है, तो सेकेंड अटेम्प्ट में भी वो भटकते नहीं है और अपने सोर्सेस पे रहते हैं और निकाल लेते हैं। थर्ड अटेम्प्ट में क्या होता है? जब इंसान पहुंचता है थर्ड अटेम्प्ट में पहुंचता है तो चीजें फिर से आसान हो जाती हैं, क्योंकि वो तीसरी बार एग्जाम दे रहा है, 2 बार ऑलरेडी दे चुका है, उसका एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो समझ चुका है कि अब ये फालतू की चीजें मुझे नहीं पढ़नी है, मुझे इसी पे फोकस करना है। वो पैटर्न समझ जाता है कि अब मुझे क्या पढ़ना है, किस तरीके से एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। तो थर्ड अटेम्प्ट फिर से इजी हो जाता है लोगों के लिए जनरली, प्रीलिम्स का भी मेंस का भी, ठीक है। थर्ड के बाद जितने भी अटेम्प्ट्स हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, वो जनरली डिफिकल्ट ही होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप मिडवे में हो, थर्ड अटेम्प्ट में ही जो थर्ड अटेम्प्ट होता है उसी में लोगों को ध्यान आता है कि भाई कुछ और भी कर लें क्या, कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब देख लें क्या। प्रेशर बढ़ने लगता है। और थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अटेम्प्ट देने के लिए जो प्रेशर बढ़ता है उसको बैलेंस करने के लिए एक ही चीज है, वो होती है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में आपने कितनी मेहनत की है। आज जिन लोगों ने इन फर्स्ट सेकंड थर्ड में मेहनत की होती, या फोर्थ में ही चलो मेहनत कर लेते हैं, भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट अगर दिया है तो कुछ तो पढ़ा ही होगा। मैं मान के चलता हूं आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकला तो भी एनसीईआरटी तो एक बार देख ही ली होंगी, पीवाईक्यूज तो एक बार देख ही लिए होंगे, तो जीरो पे तो नहीं हो, बिल्कुल जमीन पे तो नहीं हो, कुछ तो बेस है। उतना बेस बहुत होता है यूपीएससी में। अब आपको पता है आपको एनसीईआरटी में मोटा मोटा कहानी क्या है, वो अब आपको अच्छे से करना है और आराम से कर सकते हो। फोर्थ में नहीं हो जाएगा, फिफ्थ में हो जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर बनता है, प्रेशर को उसको सिर्फ हार्ड वर्क से ही काटा जा सकता, बैलेंस किया जा सकता है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो वो प्रेशर कम होगा, अगर नहीं करोगे तो प्रेशर फिफ्थ और सिक्स अटेम्प्ट के साथ बढ़ता चला जाएगा, और सिक्स के बाद तो फिर बस क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंड अटेम्प्ट मोस्ट डिफिकल्ट अटेम्प्ट होता है। क्यों होता है? उसका रीजन इसी टेक्निक में सुना है, छुपा हुआ है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है यूपीएससी एग्जाम की। प्रिपरेशन करनी है लिमिटेड सोर्सेस, रिवीजन बार बार करनी है, उन्हीं सब सोर्सेस को बार बार पढ़ना है। रिवीजन बहुत मैटर करती है। पहली बार पढ़ा हुआ नहीं, एक किताब एक बार पढ़ी है, 10 किताब एक बार पढ़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक किताब 10 बार पढ़ो। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ काम तो करो, आप ज्योग्राफी के एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ो तो सही एक बार ढंग से,
ऐसे पढ़ो कि उससे कुछ कोई भी लाइन पकड़ पूछ लो आपको पता हो, और फिर बताओ कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके ज्योग्राफी के, कितने छूट रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ के तो देखो एक बार मॉडर्न इंडिया की एंशेंट, वो सॉरी मॉडर्न इंडिया की जो पुरानी वाली है विभेचंद्र वाली, फिर बताओ मुझे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन उसमें से ये है कि उसमें से कुछ वो इतना अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए आपकी कि कोई भी क्वेश्चन आया आपको पता हो कि अरे हाँ वो मैंने वहां पढ़ा था, वो पेज ही आपके सामने आ जाए एकदम से, जिसको बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी, है ना। इस तरीके से पिक्टोरियल होना चाहिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से तैयारी करोगे तो सेकेंड अटेम्प्ट भी आपका ईजी हो जाएगा, बशर्ते आपको भटकना नहीं है। प्रेशर होता है मैं मानता हूं, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में थर्ड अटेम्प्ट से कम प्रेशर होता है। अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, अच्छी गाइडेंस लो, तो आप उस जो भटकने वाला आपका मन है उस चीज़ को टैकल कर सकते हो, और सेकेंड अटेम्प्ट में भी आप निकाल सकते हो, लोग निकालते भी हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी पे अपनी फोकस कीजिए, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। ठीक है, तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है सच में तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।